नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैनल की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हमारा जो चल रहा है अभी, वह चल रहा है चंद वंश। ठीक है, चंद वंश के शुरुआत से लेके अभी तक हमने जितने भी राजा हुए उनके बारे में बात कर ली है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह राजा रुद्रचंद से आगे के राजाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजा रुद्रचंद की बात करें तो राजा रुद्रचंद के समय पे सबसे पहले क्या हुआ था कि इनके समय तराई क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा पूरा तराई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उस पर हुसैन खां टुकड़िया नामक एक शासक ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जिसके लिए इसने क्या किया, 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में क्या की, भेंट की। ठीक है, और क्या किया, जो अकबर था उस समय तत्कालिक शासक था हमारा केंद्र में, तो लाहौर से इसने अकबर से लाहौर में भेंट की और इससे क्या किया, तराई पर अपना क्षेत्र, यानी कि तराई को एक तरीके से कहें तो तराई के लिए वहाँ पे गया था, ताकि अकबर क्या करे, इसको इसके लो तराई क्षेत्र दे दे। और अकबर को इस साथ ही साथ ये अकबर के लिए तिब्बती याक, कस्तूरी घोड़े आदि तोहफे भी ले गया था। ठीक है, अब जैसे ही यह अकबर के पास गया और इसने कहा कि मुझे तराई क्षेत्र दे दीजिए, तो अकबर ने इसके साथ एक शर्त रखी कि यह क्या करे। अकबर के कहने पर इसने क्या किया, अकबर के साथ नागौर की लड़ाई लड़ी। तो अकबर ने सीधा एक फरमान रखा कि मैं तुम्हें तराई का क्षेत्र जो है हुसैन खां टुकड़िया से वापस दिलवा दूंगा, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेना के साथ या अपना जो है नागौर की लड़ाई में मेरा साथ देना पड़ेगा। तो इसने अकबर के साथ नागौर की लड़ाई में हिस्सा लिया और जिसके बाद अकबर ने इसे 84 माइल फरगना यानी कि तराई क्षेत्र का क्या दिया, फरमान दे दिया। जिसके बाद वहाँ से हुसैन खान टुकड़िया का कब्जा हट गया और चंदवंश यानी कि रुद्रचंद का वह अब क्षेत्र क्या हो गया, रुद्रचंद के पास आ गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जो तराई क्षेत्र है उसमें लगातार इससे पहले भी आक्रमण होते आ रहे थे। तो उन आक्रमणों को रोकने के लिए तराई क्षेत्र में ही रुद्रपुर की स्थापना की। ठीक है, तो रुद्रपुर की अगर पूछता है रुद्रपुर की स्थापना किसने की, तो रुद्रचंद्र ने की थी, ताकि वहाँ पे जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे इसकी एक सेना जो या टुकड़ी है वह रुद्रपुर में रह के तराई क्षेत्र की रखवाली यानी कि देखभाल कर सके। ठीक है, और जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें रुद्रचंद्र और अकबर की भेंट का वर्णन भी मिलता है। कई बार पूछता है सवाल इस तरीके से कि रुद्रचंद्र और अकबर की भेंट का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीर, तो उसमें इन दोनों की भेंट का वर्णन मिलता है। और इसी के बाद इसने 1587 में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि अब जो चंद वंश था वह किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। इससे पहले किसके अधीन था, डोटी के। फिर कुछ समय जो है चंद वंश स्वतंत्र रहा, फिर उसके बाद रुद्रचंद ने क्या किया, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद नवाब कटघर ने भी अपना तराई क्षेत्र में आक्रमण किया और जिसके बाद इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक इक्फा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और यह जब लाहौर गया था तो अकबर के जब समकालीन रहा या अकबर के साथ रहा, तो उसी समय इसकी मुलाकात बीरबल से हुई और बीरबल से ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने बीरबल को अपना पुरोहित बना लिया था। ठीक है, तो सवाल आता है इस तरीके से कि बीरबल को अपना पुरोहित बनाने वाला शासक कौन था, तो वह था रुद्रचंद। ठीक है, 1581 में इसने बलभद्र शाह यानी कि गढ़वाल का पवार वंश, ठीक है, पवार वंश के शासक बलभद्र शाह से 1581 में ग्वालदम का युद्ध लड़ा। ठीक है, इसने साथ ही साथ अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया, मल्ला महल बनाया। और इसने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। रुद्रचंद ने संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर अपने युवा को, जितने भी अपने शासक अपने क्षेत्र में यानी कि अपने राज क्षेत्र में जितने भी युवा थे उनको संस्कृत की शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर भेजा।
ठीक है। और ये खुद में भी बहुत ही ज्ञानी था। इसने 2 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, जिसमें एक था सैनिक शास्त्र और एक था त्रिवेणिक धर्म निर्णय। 2 इसके क्या है, प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है। और बहुत बार पूछा भी गया है, एक बार आया था सवाल कि इनमें से कौन सा जो है रुद्रचंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें आपने बताना होगा रुद्रचंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है। और इसी के साथ इसका 1551 में 1551 का जागेश्वर में ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है। जागेश्वर जो कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। वहाँ पे इसका 1551 का एक ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है। इसने श्रोला ब्राह्मण की तर्ज पर ही चौथानी ब्राह्मण की स्थापना की चंद्रवंश में। और इसने सभी वर्ग के लिए यानी सभी वर्गों के लिए अलग अलग दस्तूर यानी कि कर व्यवस्था लागू की। तो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से सवाल आता है कि सभी वर्ग यानी कि जाति के लोगों के लिए अलग अलग कर व्यवस्था किस चंद्र शासक ने शुरू की थी, तो रुद्रचंद्र ने शुरू की थी। ठीक है। तो ये था क्या हमारा रुद्रचंद्र का शासनकाल। इसके बाद अगला शासक आया राजा लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्षर सवाल आते हैं। तो राजा रुद्र जो लक्ष्मी चंद था, इसका एक बड़ा भाई था। ठीक है, वह था क्या, शक्ति गुसाई। ठीक है, शक्ति गुसाई को इसलिए जाना जाता है, शक्ति गुसाई था अंधा। ठीक है, आंख से बचपन से ही यह आंख से अंधा था। तो इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, ये कई बार सवाल आता है कि चंद्रवंश में यानी कि, या फिर हम कहें कि कुमाऊं में के इतिहास में कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लक्ष्मी चंद के भाई शक्ति गुसाई को। ठीक है। और इसका जो लक्ष्मी चंद है, इसका मानवोदय काव्य में वर्णन मिलता है। और मानवोदय काव्य में इसे लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है, लक्ष्मण नाम का इसके लिए प्रयोग किया गया है। और अगर बात करें, इसको अपना राज्य विस्तार करने की बड़ी शौक थी। तो इसके लिए इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और सातों की 7 बार ये क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, और सातों की 7 बार असफल रहा और 8वें प्रयास में इसको आंशिक विजय प्राप्त हुई। और इसका जो सैनिक था, या फिर कहें कि एक तरीके से जो गढ़वाल में उस समय सेनापति था, गढ़वाली सेनापति, वह था खतड़ सिंह। ठीक है, खतड़ सिंह इसकी सेना के पीछे इनको मारने के लिए आया। और रास्ते में इसका सेनापति था गेंडा सिंह। ठीक है, इसने क्या किया, खतड़ सिंह और इसकी सेना को वहां पे पराजित कर दिया, यानी कि खतड़ सिंह को वहां पे मार दिया था। और उसको एक आंशिक विजय मान के ये लोग क्या हुए थे, कुमाऊं में वापस आ गए थे, क्योंकि बहुत 7 बार विफल होना इसकी एक क्या कहते हैं, इज्जत पर भी आ गई थी। तो 8वीं बार एक आंशिक विजय के रूप में जब ये लोग अपना कुमाऊं में वापस आए अल्मोड़ा में, तो जगह जगह भी इन्होंने उसको एक जलसे के रूप में यानी कि एक विजय घोष के रूप में अपना अपनाया। और जगह जगह इन्होंने बड़े बड़े क्या किए, घास के टीले बनाए, उन्हें जलाया। और इधर ही से एक त्योहार मनाया जाता है कुमाऊं में, खतड़वा। ठीक है, तो इसके खतड़वा बनाने के पीछे भी यही है। और उसमें आपने सुना होगा खतड़वा में जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं, क्योंकि यहीं पे प्रचलित है कि क्या खतड़वा की जीत, ऐसे कुछ कहते हैं, खतड़वा की हार। ठीक है, लट्ठे की जीत खतड़वा की हार, मतलब ऐसे कुछ कहा जाता है। तो ये क्या है, उसकी एक आंशिक विजय का ही स्वरूप है। ठीक है, और इससे एक संबंधित किला है श्यालबुंगा का किला। और श्यालबुंगा का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, लखुली बिराली भी कहा जाता है, इसका एक उपनाम भी था, लखुली बिराली श्याल, मतलब बहुत सारे इसके उपनाम दे दिए थे, क्योंकि 7 बार आक्रमण में विफल होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और यही है कि गढ़वाली सेनापति खदड़ सिंह को इनने मारा था। लक्ष्मी चंद ने बहुत अच्छे काम भी किए थे। अगर अगर इसके शासन काल में हम सिर्फ ये 7 बार विफल होने का जो कारनामे है इसको हटा दे, तो इसका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा था। ठीक है, एक कलंक की तरह है इसका 7 बार असफल होना गढ़वाल में आक्रमण करके। और इसने हार भी नहीं मानी, लगातार इसने कोशिश की कि क्या
अपना क्षेत्र बढ़ाना, गढ़वाल में आक्रमण करना, ठीक है, परंतु इस पे ये विफल रहा और 8वीं बार एक आंशिक रूप से विजित रहा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कार्य था कि इसने दो कचहरियाँ बनाई थी, न्योली और विष्टावली, ठीक है। दो कचहरी बनाई थी यानी कि अदालत। तो इसमें क्या होता था, जो न्योली थी यह सामान्य सभी लोगों के लिए खुली रहती थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लिए जाते थे। और विष्टावली जो थी वह सैनिक, सिर्फ सैनिकों के लिए, जो भी सैनिकों पे केस होते थे उनकी अदालत कहाँ पे होती थी, विष्टावली में। और न्योली में सभी सामान्य लोगों की जो भी चीज़ें हैं उनका निर्णय कहाँ लिया जाता था, न्योली में, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसका उपनाम लखुली बिराली भी था, ठीक। और इसने 1602 में बागनाथ मंदिर यानी कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इसने अपने कार्यकाल में सिपाही भर्ती हेतु परीक्षा शुरू की, जिसमें परीक्षा के तहत सिपाहियों को भर्ती किया जाता था, ठीक है। और इसने जो अपना राज्य था उसको 3 प्रकार में बांटा था, जो कार्य प्रणाली थी, या अपनी फौज को कहें तो सबसे ऊपर क्या होता था, सरदार, फिर फौजदार, नेगी, इन 3 क्षेत्रों में अपनी राज्य को बांटा था, ठीक है। इसके बाद इसने नरसिंहबाड़ी और लक्ष्मीश्वर बगीचे का निर्माण करवाया, ठीक, नरसिंहबाड़ी। और तत्कालिक मुगल शासक इसने जहांगीर से भी मुलाकात की और उसे नजराना भेंट किया, जिसका वर्णन हमें तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है, ठीक है। ये लक्ष्मी चंद का कार्यकाल था। इसके बाद अगला शासक आया दिलीप चंद, ठीक है। दिलीप चंद के बारे में कुछ खास ऐसा है नहीं। दिलीप चंद के बाद अगला शासक आया विजय चंद। और विजय चंद की बात करें तो विजय चंद के शासनकाल में बहुत सारे षड्यंत्र, या फिर कहें चंद वंश की नींव थोड़ा हिल गई थी, क्योंकि यहाँ से जो चंद वंश है इसमें घुसपैठ और आंतरिक षड्यंत्र हम लोग देखेंगे। अभी तक ऊपर तक आपने राजाओं का अच्छे से शासन देखा, उसके बाद जो अगला शासक आया उसने शासन किया, परंतु अब यहाँ से बाहर के लोगों की जो दखल अंदाजी थी वह ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। इसके काल में जो इसकी वास्तविक शक्ति थी वह सकराम कार्ति, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट के हाथों में चली गई थी, ठीक है। जो शासन था, शासन में तो बैठा क्या था, विजय चंद था, परंतु जो असली शासन चला रहे थे वह सकराम कार्की, पीर गोसाई और विनायक भट्ट ही चला रहे थे, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, इसके चाचा नीलू गोसाई की इनने आंख निकलवा दी थी। इन तीनों के ही कहने पर इसने अपने चाचा नीला गोसाई की आंख निकलवा दी, और इन्हीं आंतरिक षड्यंत्रों के कारण इसकी भी हत्या हो गई, ठीक है। ऐसा इतिहास में है कि इसको खाने में जहर देके इसको मार डाला। और जो सकराम कार की पीरू गोसाई हैं इनके साथ ही जो विजय चंद की बीबी है इनके साथ मिली हुई थी, और इनके जारा ही आंतरिक षड्यंत्र करके विजय चंद को मार दिया गया, ठीक है। और इसने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक ही काम किया था, इसने अल्मोड़ा मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण, मल्ला महल का नहीं, मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ज़्यादा इसका चला नहीं कार्यकाल, क्योंकि दूसरों के हाथ की कठपुतली था, कुछ अपने निर्णय नहीं थे इसके, और कार्यकाल इतना अच्छा भी नहीं था। और जैसे ही ये चीज़ें समझता वैसे ही इसको भी रास्ते से हटा लिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला शासक बना वह बना हमारा तिरमल चंद। और तिरमल चंद जब विजय चंद था तो इसने यहाँ के हाल देख लिए थे। तो तिरमल चंद जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने सकराम कार्की और विनायक भट्ट को मरवा दिया। और इसके पीरू गोसाई के साथ थोड़े संबंध थे, तो पीरू गोसाई को इसने मारा नहीं बल्कि उसका क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया, ठीक है। और तिरमल चंद ने नए रसोई नियम बनाए। मैंने बताया था अभी आपको ऊपर कि विजय चंद की जो हत्या हुई थी खाने में जहर डाल के हुई थी, तो इसने अपना जो रसोई था उसको पूरा चेंज किया, नए रसोई नियम बनाए, और एक रसोई दरोगा भी रखा, ठीक है। इसका रसोई दरोगा था कर्ण कठायत, जो क्या करता था, जितने भी रसोई में इसकी खान पान बनेगा उसकी देख रेख करना, और उसको राजा तक एक चेकिंग की प्रोसेसिंग से उसको राजा तक पहुंचाना, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, इसने राज चेलियाँ जो काम करती थी राज दरबार में, ठीक है, उनके हेतु नियम बनाए, राज चेलियों हेतु, क्योंकि इससे पहले जितने भी षड्यंत्र थे ताकि कोई जितनी भी राज चेलियाँ हैं या जो राज दरबारी हैं वह आके इसकी हत्या ना कर ले, इनके लिए भी नियम बनाए,
ठीक है। तिरुमल चंद ने अपने शासनकाल में पवार शासक श्याम शाह से मदद ली थी। ठीक है। और इसकी जो जागेश्वर है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में इसकी मूर्ति मिलती है। ठीक है। और ये दो चंद शासकों की मूर्ति मिलती है, एक दीपचंद और दूसरा है हमारा तिरुमल चंद। ठीक है। इन दोनों की ही जागेश्वर में मूर्ति अभी भी विद्यमान है। आप लोग अब कभी जाएंगे जागेश्वर धाम तो आप वहाँ पे इन दोनों की मूर्ति देख सकते हैं। ठीक है। और इसने महिपति शाह से 1665 में कोसी का युद्ध लड़ा। ठीक। फिर अगला शासक रहा हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक है। इसका कार्यकाल रहा 1638 से 1678 ईस्वी में। इसके बारे में हम जानेंगे कल को। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद के बारे में हम कल अच्छे से और भी अन्य जो शासक होंगे उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।